Recording in progress. गुड मॉर्निंग अक्षरा, गुरजोत, निष्ठा, राधिका, समीन। कल का होमवर्क कर लिया सबने? आंसर टैली कर लिया था? राइट, मैं आंसर दिखा भी देता हूँ एक बार, अगर कोई बाद में रिकॉर्डिंग देख रहा है। कौन सा क्वेश्चन था होमवर्क में? 16 था। तो ईओक्यू सबका 100 बैग्स और 80 बैग्स आ गया था। और क्या निकालना था? नंबर ऑफ ऑर्डर्स 20 और 16। एंड टोटल सिस्टम कॉस्ट बोला था उसने। एसोसिएट कॉस्ट या सिस्टम कॉस्ट में क्या परचेज कॉस्ट आती है? नहीं, सिर्फ ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। तो 48,000 और 44,800 सबका आंसर आ गया था ये। राइट, ऑनलाइन सबका आ गया, थम्स अप कर दो एक बार। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। 16th डन हो गया अपना। 17th करते हैं। रीड कर रहा हूँ क्वेश्चन। जेड कंपनी सप्लाइज प्लास्टिक क्रॉकरी टू फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स इन मेट्रोपॉलिटन सिटी। तो रेस्टोरेंट को क्या दे रहे हैं? जो आपके डिस्पोजेबल स्पून्स, बाउल्स वगैरह, प्लेट्स वगैरह होते हैं ना, प्लास्टिक क्रॉकरी, वो सप्लाई कर रहे हैं। उनका एक स्पेशल प्रोडक्ट है, क्या नाम है उसका? स्पेशल बाउल, जो कि डिस्पोजेबल है, वन टाइम यूज है, आफ्टर इनिशियल यूज। और उसमें क्या सर्व करता है रेस्टोरेंट अपने कस्टमर्स को? सूप सर्व करता है। बाउल्स आर सोल्ड इन पैक 10 पीसेस। हम बेचते हैं इकट्ठे। और प्राइस कितना है? 50 पर पैक। राइट। अब डिमांड फॉर प्लास्टिक बाउल हैज बीन फोरकास्टेड एट अ फेयरली स्टेडी रेट ऑफ 40,000 पैक्स एवरी ईयर। तो मुझे बताओ, व्हाट इज योर एनुअल डिमांड? 40,000 हो गया। ठीक है। कंपनी परचेज करता है बाउल डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर 40 पर पैक विद इन अब 3 days लीड टाइम। 3 days लीड टाइम का मतलब क्या है? कि जब ऑर्डर प्लेस करा जाता है तो सप्लायर जब वहां से अपना ट्रक भेजता है हमारे प्रेमाइसिस पे कितने दिन पे पहुंचता है? 3 days। तो 3 days रीऑर्डर पीरियड भी है। रीऑर्डर पीरियड का एक और नाम है, व्हाट? लीड टाइम। और ऑर्डरिंग एंड एडिट कॉस्ट कितनी है? 8 पर ऑर्डर। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट भी आपको दी हुई है। स्टोरेज कॉस्ट कितनी है? जो आपकी कैरिंग कॉस्ट है, 10% पर एनम ऑफ एवरेज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो 10% किसका करोगे? तो 40 का, बट फिर ये 50 का क्या करेंगे हम? ये क्या है? ये सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस को देखना है कि तुम्हें परचेज प्राइस को देखना है? परचेज प्राइस को। अब वो ही है कि कोई स्टूडेंट उस तक गलती ये कर दे कि सेलिंग प्राइस को कंसिडर कर ले। ये सेलिंग प्राइस क्या है? ये जो कंपनी है, कंपनी आगे अपने कस्टमर को कितने का दे रही है? ये 50 पर पीस दे रही है। और जब कंपनी बाय कर रही है मैन्युफैक्चरर से, तो कितने का कर रही है? 40 पर पीस। तो हमें कौन सा कंसिडर करना है, 40 की 50? 40। हमेशा मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपका वो कोशिश करेगा कि ध्यान किस पे चले जाए, आउटपुट पे या सेल्स पे। आपको किस पे लेकर आना है? अपने आप को इनपुट पे लेकर आना है। राइट। तो हमारे लिए परचेज प्राइस कितनी है? 40 है। तो ये 50 का कुछ होगा कि इग्नोर होगा? इग्नोर होगा। अब ये मत कहना कि सर अगर दिया तो कुछ ना कुछ यूज करना है। इग्नोर भी हो सकता है। चुल नहीं मचनी चाहिए कि दिया तो यूज करना ही करना है, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है। तो ये 50 पर पैक का कुछ नहीं होना है। राइट। आपको क्या निकालना है? ईओक्यू, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, टोटल ऑफ ऑर्डरिंग एंड स्टोरेज कॉस्ट, एंड डी पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मैं बाद में कराता हूं। नेक्स्ट ऑर्डर कब प्लेस करना चाहिए? राइट। और कंपनी डज नॉट मेंटेन सेफ्टी स्टॉक। राइट, अभी हम शुरू के क्वेश्चन विदाउट सेफ्टी स्टॉक ही कर रहे हैं। और प्रेजेंटली इन्वेंट्री कितना है? स्टोर में कितना इन्वेंट्री है? 333 पैक्स। और साल में कितने डेज लेने हैं आपको? 360 डेज लेने हैं। तो प्रेजेंट इन्वेंट्री लेवल 333 मतलब क्या है ये? अभी आज स्टोर में कितना है, ये कह रहा है। तो ये डी पार्ट के लिए यूज होगा, इसको मैं बाद में कराता हूँ। तो पहले हम ईओक्यू के लिए आपको क्या क्या कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं बताओ? 3 कंपोनेंट्स चाहिए। पहला एडी, ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर, एंड सीसीपीयू पीए। तो तीनों चीजें हमारी निकल सकती है। तो एक बार हम इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। बिल्कुल ठीक। बट सिर्फ ऐसे ईओक्यू 400 मत लिख के आ जाना, प्रॉपर तुम्हें एनुअल डिमांड, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, सीसीपीयूपीए लिखना पड़ेगा। फॉर्मूला भी लिखना पड़ेगा, कंपलसरी है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 17th का सोल्यूशन है। इसमें आपका फर्स्ट पार्ट में ईओक्यू निकालना है, तो उसके लिए एनुअल डिमांड प्रेजेंटेशन ऐसे रहेगी।
कितने आपके 40,000 पीसेस या यूनिट्स, राइट। उसके बाद आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है, 8 पर ऑर्डर। परचेज प्राइस पर यूनिट या पर पीस कितना है, 40। एग्जाम में ही लिखना नहीं है बट यहां पे मैं लिखवा रहा हूं, इग्नोर सेलिंग प्राइस, ₹50 पर पीस। ये हमें इग्नोर करना है, क्वेश्चन में यूज ही नहीं है इसका कहीं। उसके बाद आपका कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, CCPUPA कितना परसेंट है, 10% इंटू 40 होगा, कितना आया, ₹4। तो आपका EOQ का फॉर्मूला क्या है, √2 इंटू एनुअल डिमांड इंटू OC डिवाइडेड बाय CCPUPA। 2 इंटू 40,000 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट है 8 डिवाइडेड बाय 4। तो सबने सॉल्व कर लिया, कितना आया, 400 पीसेस। इसका मतलब क्या है कि जब भी ऑर्डर प्लेस करना है बंटे को, कितने यूनिट्स मंगवाने हैं, 400। फर्स्ट पार्ट डन, आई थिंक सबको ये आ गया। सेकेंड पार्ट में क्या निकालने को बोला है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकलता है आपका, पूरे साल में कितने यूनिट्स चाहिए। तो एनुअल डिमांड आपकी है 40,000 चाहिए, और एक ऑर्डर में आपका कितना पीस आता है, 400। तो कितनी बार आपको ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, 100 ऑर्डर्स, 100 टाइम्स ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। नंबर ऑफ ऑर्डर 100 टाइम्स, राइट। थर्ड पार्ट में क्या निकालने को बोल रहा है उसने आप, टोटल ऑर्डरिंग एंड स्टोरेज कॉस्ट निकालेंगे। और ऑर्डरिंग और स्टोरेज कॉस्ट EOQ पे दोनों क्या होती है, सेम होगी, बराबर होती है। ये बार बार रिपीट कर रहा हूं, उससे तुम्हारा आंसर चेक हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालते हैं। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट होगा नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। नंबर ऑफ ऑर्डर्स है 100, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना था, 4 था कि 8 था, 8 था। 8 तो कितना आ गया, 800, राइट। टोटल स्टोरेज कॉस्ट है कैरिंग कॉस्ट, आपका ये क्या होगा, आपका होगा एवरेज इन्वेंट्री। पूरे साल अगर एक नंबर में बताना हो कि कितना पूरे साल में पड़ा रहता है, तो वो एवरेज इन्वेंट्री होता है इनटू CCPUPA, राइट। मेरा ऑर्डर साइज क्या है, 400 यूनिट्स है। तो 400 शुरू में होता है, कंज्यूम कंज्यूम होके जीरो हो जाता है वो, फिर 400 ऑर्डर करते हैं। ऐसे करके हर बार एवरेज, क्योंकि हमारी कंजम्पशन यूनिफॉर्म है, तो 200 हर बार एवरेज होता है। और कितनी बार ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं हम, 100 बार कर रहे हैं, तो हर बार का 200 एवरेज, 100 बार का भी कितना एवरेज होगा, 200 ही होगा। ये चीज समझ आ रही है ना सबको। तो आपका ऑर्डर साइज OQ डिवाइडेड बाय 2 इंटू CCPUPA कितना था, 4। कितना आना चाहिए, इससे आंसर भी रीचेक हो गया दोनों का। ऑर्डरिंग कॉस्ट का स्टोरेज कॉस्ट का टोटल कितना है, 800 है। सिस्टम या एसोसिएट कॉस्ट कितनी होगी, 1600। शायद मांगा नहीं है, बट अगर वो दोनों कह रहा है कि एंड करके, तो हो सकता है कि कंबाइन करके मांग रहा हो। दिस इज योर टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट, ₹1600। यहां तक सबको क्लियर है। फोर्थ पार्ट करते हैं, ये तो आपका बेसिक था, आई होप सबको क्लियर हो गया, इवन ऑनलाइन स्टूडेंट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट, अब ये आपने सोच के बताना है। वो पूछ रहा है कि नेक्स्ट ऑर्डर कब प्लेस कर देना चाहिए, राइट। ओके, अब स्टॉक अभी कितना पड़ा है, अभी प्रेजेंटली 333 पैक्स पड़े हुए हैं, राइट। 333 पैक्स पड़े हुए हैं, यहाँ पे ना पीसेस नहीं है, पैक्स ही लिख लो। पीसेस का पैक्स लिख दो, क्योंकि एक पैक में 10 पीसेस है तो गलत हो जाएगा।
पैक्स का निकाल लिया, ठीक है, राइट। अब आपके पास अभी 333 पैक्स पड़े हुए हैं। मेरे को क्या कोई बता सकता है कि 333 बैग्स कितने दिन चलेंगे? कंजम्पशन आपकी कितनी है पूरे साल की? पूरे साल कितना आप कंज्यूम करते हो, कितना मंगवा के कंज्यूम करते हो? 40,000। तो 40,000 पूरे साल की है। पर डे कितनी होगी? साल में कितने दिन है, वो कह रहे हैं कितने दिन लो? साल में 360 दिन है ना, 365 नहीं, वो कह रहा है 360 दिन। तो अगर मेरा 40,000 पूरे साल में है और मेरे 360 डेज है, तो मेरी कंजम्पशन कितनी है? 111 है पर डे, 111 पैक्स है। तो मतलब ये कितने दिन का स्टॉक पड़ा है? ये 3 डेज का स्टॉक है। तो क्या, अब आप मुझे बताओ, 3 दिन पहले खत्म होने दो, 3 दिन के बाद ऑर्डर प्लेस करते हैं। क्यों? 3 दिन का पड़ा हुआ स्टॉक आने में कितना टाइम लगेगा? 3 दिन। तो कब ऑर्डर प्लेस करें? इमीडिएटली अभी करो। अगर तुम्हें 8 बजे खाना मंगवाना है, खाना खाना है, 8 बजे ऑर्डर प्लेस करते हो? कितने देर पहले करते हो कि हाँ देखते हो कि जोमेटो स्विगी कितना टाइम बता रहा है? अगर वो बताता है कि 40 मिनट्स लगेंगे, तो तुम कितने बजे ऑर्डर प्लेस करोगे? 7:20 पे करोगे ना, राइट? ठंडा भी हो जाएगा। तो यहाँ पे वो यही पूछ रहा है कि अगर 333 बैग्स पड़े हैं, ये 3 दिन लास्ट करेंगे। अब 3 दिन लास्ट करेंगे क्योंकि हमारी एजम्पशन क्या है, ईओक्यू में कंजम्पशन क्या रहती है? यूनिफॉर्म रहती है, ठीक है। साल में अगर 40,000 तुम्हें बोला हुआ है कि रिक्वायर्ड है, तो 360 दिन के हिसाब से 40,000 है, तो एक दिन के हिसाब से 111 हो गया। 111 तुम्हारी कंजम्पशन एवरी डे है। और बंटी के पास कितना पड़ा है स्टोर में? 333 है, प्रेजेंट स्टॉक लेवल ये है, ठीक है। और 333 है तो 3 दिन का स्टॉक पड़ा है, और आने में भी कितना टाइम लगता है? 3 डेज। तो आई होप सबको क्लियर हो रहा है, राइट। और मुझे बताओ, रीऑर्डर लेवल क्या होता है कि कब ऑर्डर प्लेस करना चाहिए, है ना? रीऑर्डर लेवल देखते हैं, क्या फॉर्मूला है? मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। इधर मैक्सिमम या मिनिमम नहीं दी हुई, एक नंबर दिया हुआ है, कंजम्पशन कितनी है पर डे? 111। आने में भी कोई मिनिमम मैक्सिमम नहीं दिया हुआ, आपको बोला हुआ कितने डेज है? 3 डेज। तो रीऑर्डर लेवल कितना आ गया? तो जब 333 स्टॉक हो जाए तो क्या करना चाहिए? ऑर्डर प्लेस करना चाहिए। और स्टॉक है कितना अभी? तो उससे भी आप मतलब समझ सकते हो, दोनों तरीकों से मैंने समझा दिया आपको, ठीक है। जब आपको इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन हुई, रेंज देखो, मैक्सिमम मिनिमम एवरेज क्या है, रेंज होती है ना एक। अगर रेंज नहीं गिवन तो जो गिवन है वही मिनिमम है, वही मैक्सिमम है, वही एवरेज है, राइट। तो यहाँ पे इसमें आपको मिनिमम मैक्सिमम की रेंज नहीं दी हुई, इसने सीधा बोला है कंजम्पशन कितनी है, यूनिफॉर्म है, 111 पर डे। एंड लीड टाइम या रीऑर्डर पीरियड कितना, कितना टाइम लगाता है, फिक्स्ड है, 3 डेज। तो रीऑर्डर लेवल 333 आ गया, और अभी 333 पड़ा है, तो ऑर्डर प्लेस अभी करोगे। अगर एक दिन बाद किया, या 2 दिन बाद किया, या 3 दिन बाद किया, तो क्या रिस्क है स्टॉक आउट होने का? वो सिचुएशन तो हमने आने ही नहीं देनी कभी, राइट। तो करते हैं इसको सोच। ऑनलाइन सबको क्लियर है? थम्स अप करो जल्दी से। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट, एनुअल कंजम्पशन या डिमांड। कोई स्टॉक नहीं होता, तो जितना डिमांड है उतनी ही कंजम्पशन है, राइट। कंजम्पशन पर डे कितनी हो जाएगी? 40,000 डिवाइडेड बाय 360 डेज इन अ ईयर। तो 111 पैक्स पर डे, राइट। अब इन्वेंट्री कितनी है, प्रेजेंट इन्वेंट्री लेवल? 333 पैक्स, 333 पैक्स, which will last how many days? Which will last 3 days. Therefore, as the lead time, lead time
इसको ब्रैकेट में रिकॉर्ड पीरियड भी लिख सकते हो, इज 3 days, 3 दिन लगता है आने में। Therefore, as the lead time is 3 days और 3 दिन का स्टॉक है, ऑर्डर शुड बी प्लेस्ड इमीडिएटली। तो इस फोर्थ पार्ट को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, क्योंकि ये वाला पार्ट नया है तुम्हारे लिए। क्या इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, मतलब 3-4 क्वेश्चन इसी लाइंस पे आने वाले हैं, तो उनमें से कोई भी एक कर लेना। आई होप सबको क्लियर हो गया। राइट। अब एक ऊपर एक क्वेश्चन रहता था, क्वेश्चन नंबर 4। राइट, स्टार्ट कर रहा हूं। एनुअल कंजम्पशन कितनी दी है आपको? 5000 यूनिट्स। ऑर्डरिंग एंड रिसीविंग मटेरियल कॉस्ट की कितनी आती है? 16 पर ऑर्डर। एनुअल कैरिंग कॉस्ट 2% पर एनम। इंटरेस्ट रेट 12% पर एनम। ऑब्सोलिसेंस रेट 6% पर एनम। ऑब्सोलिसेंस का मतलब पता है क्या होता है? कि रिस्क ऑफ गेटिंग पेरिस्ड, खराब होना। जैसे मिल्क है, मिल्क का ऑब्सोलेंस कम होगा ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। गोल्ड का क्या ऑब्सोलीट हो जाता पड़ा पड़ा? नहीं। तो ऑब्सोलेंस रेट कितना है? 6%। तो मुझे बता सकते हो कि कैरिंग कॉस्ट कितना है परसेंट? 20%। बस इस चीज का ध्यान देना कि तीनों ही कैरिंग कॉस्ट का एग्जाम्पल है। तो कैरिंग कॉस्ट हुआ आपका 20%। तीनों एग्जाम्पल किस चीज के हैं? कैरिंग कॉस्ट के एग्जाम्पल है। कैरी करने का, ज्यादा कैरी करोगे तो कैरिंग कॉस्ट आएगी। क्या आपको स्टॉक में पैसा फंसा रहेगा, इंटरेस्ट लूज होगा अगर आपने कैरी ज्यादा किया? देखो, पड़ा पड़ा स्टॉक क्या आपको रिटर्न देता है? लेकिन वही पैसा अगर आपने बैंक में रखा हो तो क्या वो रिटर्न देता है, या मार्केट में लगाया हो? राइट। तो इस करके स्टॉक का पड़ा होना, कैरी करना, उसको होल्ड करना, उसका एक कॉस्ट है जो आ रहा है परसेंटेज के हिसाब से बोला हुआ 12%। और ऑब्सोलीट होने का रिस्क कितना है? 6%। तो 20% हो गया। और एक यूनिट की प्राइस कितनी है? 20। तो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर आना बता सकते हो कितना है? तो 20 का 20% 4। राइट। आपको ईओक्यू निकालनी है एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट में कौन कौन सी कॉस्ट आएंगी? तीनों, परचेज कॉस्ट, आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट, तीनों आएंगी। तो आपको डिटरमिन करनी है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है। और सेकंड पार्ट है इसका, देखो फर्स्ट पार्ट में आपको दिया हुआ है टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है। अगर गलती से इनकरेक्ट प्राइस हमने निकाल ली, दैट इज 12.8, मतलब 20 की जगह हमने क्या यूज कर लिया, तो हमारी क्या कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी 12.8 में। तो वो ये कह रहा है कि गलत कैलकुलेशन के हिसाब से बताओ तुम्हारी कितनी टोटल वेरिएबल कॉस्ट रहने वाली है। तो अब मुझे बताओ, क्या मैं फर्स्ट पार्ट को जो करेक्ट प्राइस है उसको अलग सॉल्व करूं और इनकरेक्ट को अलग करूं, कि एक ही कॉलम वाइज कर दूं? तो कॉलम वाइज करेंगे ताकि आपकी टाइम और स्पेस बचे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। तो आपको 3 कॉलम बनाने हैं, पर्टिकुलर्स, फिर करेक्ट प्राइस और एक इनकरेक्ट प्राइस। राइट। सबसे पहले यूनिट प्राइस, करेक्ट प्राइस कितना बोला उसने? ₹20। और इनकरेक्ट 12.80। उसके बाद आपकी एनुअल डिमांड में कोई चेंज आएगा क्या? अगर इनकरेक्ट प्राइस अकाउंटेंट ने नोट कर ली, उससे एनुअल डिमांड में उसने क्या गलती करेगा? नहीं करेगा। एनुअल डिमांड कितनी है? 5000। एडी है 5000 यूनिट्स। फिर सी, एनुअल डिमांड के बाद आपका हम निकालते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। कितना दिया हुआ है? 16। तो ये हो गया आपका ओसी। 16 है ना? राइट। उसके बाद सीसीपीयूपीए निकालते हैं। अब मुझे बताओ यहाँ पे सीसीपीयूपीए कितना परसेंट है? 20% ही है। तो 20% किसका करूंगा मैं? यहाँ पे 20 का करूंगा। तो यहाँ पे 20% मैं लिख रहा हूँ, कितना कितना है? 12% था
प्लस 6% कि 2 था पहले? 2 12 1 6 ऑर्डर में लिख रहा हूँ। 2% प्लस 12% प्लस 6%, राइट? तो कितना आ गया ये? 4। यहाँ पे क्या मेरा परसेंटेज में है, तो क्या यूनिट प्राइस अगर गलत कर दिया तो क्या मेरा सीसीपीयू पे ये भी गलत हो जाएगा? यस। अगर तो वो आपको होल नंबर देता, जैसे कि बोल देता 4 रुपीज है, तो फिर यहाँ पे मैं दोनों जगह 4 लिखता, ठीक है। बट क्योंकि परसेंटेज है, तो अगर परसेंटेज है तो अगर यूनिट प्राइस गलत कर दिया तो सीसीपीयूपीए में भी चेंज आ जाएगा। ये आगे भी ध्यान रखना, आगे जब क्वेश्चंस करेंगे दो तरीकों से सीसीपीयूपीए दे सकता है वो। एक आपको देगा होल नंबर, एक एज इट इज दे देगा, दूसरा क्या दे सकता है? परसेंटेज। तो परसेंटेज हमेशा जब भी करना है तो हमें क्या करना है, किस पे लगाना है? यूनिट प्राइस पे। एक एग्जांपल देता हूं, देखो आगे आएगा डिस्काउंट, ठीक है। एक होगा डिस्काउंट मिल रहा है, डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, ठीक है। यूनिट प्राइस है 100 और 10% डिस्काउंट है, ठीक है। यहां पे डिस्काउंट नहीं मिल रहा तो प्राइस कितनी पड़ रही है? 100, ठीक है। तो यहां पे प्राइस 90 हुई। अब केस 1, आपको सीसीपीयूपीए एज इट इज बोला हुआ है 5 रुपीज है। इधर कितना लोगे? 5। इधर कितना लोगे? 5। अगर आपको सीसीपीयूपीए बोल रहा है 10% है, तो यहां पे कितना लोगे? यहां पे कितना लोगे? 10। फर्क समझ रहे हो? किसी को डाउट इस बात में? अभी आगे जाके फिर आएगा ये। अगर तो तुम्हें बोल ही दिया कि 5 है, तो तुम्हें क्या यूनिट प्राइस को कंसिडर भी करना है सीसीपीयूपीए निकालने के लिए? जब उसने बोल दिया तो हमेशा 5 रहने वाला है। बट अगर वो परसेंटेज बोलता है, जब परसेंटेज बोलता है तो अगर यूनिट प्राइस चेंज होगी तो सीसीपीयूपीए भी वेरी करेगा, चेंज करेगा। क्लियर हो गया सबको? फ्यूचर में इसको फिर से करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे तो 4 आ रहा है, राइट। यहाँ पे कितना है, किसका करूंगा मैं? 12.80 का कितना है यहाँ पे? 2.56। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, इस वाले पॉइंट को, राइट। तो अब आपके पास तीनों कंपोनेंट्स है ईओक्यू निकालने के लिए, तो ईओक्यू यहाँ पे लिखो और फॉर्मूला भी इधर लिख देना। पहला कितना है? 200 यूनिट्स। दूसरा 250 यूनिट्स। तो ईओक्यू निकल चुका है आपका। अब आपको इसमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है ना, तो आपको टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट भी चाहिए एंड टोटल कैरिंग कॉस्ट भी चाहिए। तो एफ, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डर्स बताओ कितने आएंगे आपके? एडी अपॉन ईओक्यू। एडी कितना है आपका? 5000 डिवाइडेड बाय 200 कितना आया? 25 ऑर्डर्स। इधर बताओ कितना आएगा? 5000 डिवाइडेड बाय 250 कितना आया? 20। जी, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। इसका फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। 25 इंटू 16, इधर 20 इंटू 16, इधर कितना आया? 400। इधर 320। कैरिंग कॉस्ट कितना आएगा? बिना निकाले पता है ना कितना आएगा? इधर 400 आएगा, उधर कितना आएगा? 320। टोटल कैरिंग कॉस्ट फॉर्मूला क्या है? एवरेज इन्वेंट्री इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। एवरेज इन्वेंट्री कितना आएगा यहाँ पे? जो भी ईओक्यू है 200 है यहाँ पे,
डिवाइडेड बाय 2 इंटू CCPUP ये कितना है यहाँ पे 4, तो 400 आ रहा है। और यहाँ पे कितना है आपका 250 है। 250 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2.56 है। 320 आ रहा है। आना ही चाहिए, मैथमेटिक्स है। तो क्या टोटल कर दूं कि कोई और कॉस्ट भी चाहिए अपने को, क्योंकि हमें वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है। तो आई है आपका टोटल परचेज कॉस्ट। पूरे साल में कितने यूनिट चाहिए दोनों केसेस में? 5000। तो 5000 चाहिए, बट यहाँ पे हमारा यूनिट प्राइस कितना है जो कि करेक्टली हम कैलकुलेट कर बैठे हुए हैं? 424 क्या था वो? तो CCPUP था, ये गलती हो सकती है, ध्यान देना, छोटी सी मिस्टेक है। बट नजर हटी, दुर्घटना घटी। कितना है ये? 1 लाख। यहाँ पे 5000 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? गलत कैलकुलेशन हो रही है, राइट साइड होने दो। वो गलत कैलकुलेशन पे ही आंसर मांग रहा है। 12.8 कितना आया? राइट। तो आपका अब फाइनल आंसर आ रहा है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। आपका परचेज कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट आपका लाख प्लस 400 प्लस 400, 1,08,00,000। और यहाँ पे 64 प्लस 320 प्लस 320, 64,640। ये है आपका फाइनल आंसर। किसी को कोई डाउट? पास तो नहीं लग रहा, मैं बहुत जल्दी करवा रहा हूँ, कोई ऐसा तो नहीं है स्टूडेंट किसको बस नोट करना पड़ रहा है बट समझ ना आ रहा हो? ठीक है, ऑनलाइन सबको क्लियर है? बताओ, थम्स अप करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। चलो अगला क्वेश्चन तुम करोगे। 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया, 19, 20th। सेम लाइंस पे जो हमने कौन सा क्वेश्चन किया है, 17 सेम लाइंस पे स्टार्ट कर रहा हूँ। मफिन पेस्ट्री शॉप सप्लाइज अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ बेकर्स एंड कन्फेक्शनर्स। उनका एक पॉपुलर प्रोडक्ट है, क्या है? केक डेकोरेशन। वो सेल करते हैं इन पैकेट्स ऑफ 12, तो एक पैकेट में 12 पीसेस आते हैं। लेकिन अगर आपको एडी अगर पैकेट्स में ही दिया हो तो आप उसके हिसाब से ही करोगे, मतलब ये मत करना कि पैकेट्स को फिर फर्दर 12 से मल्टीप्लाई करो। क्योंकि जब बेच ही हम पैकेट्स में रहे तो हमारे लिए एक यूनिट कितना हो गया? एक पैकेट हुआ कि यूनिट्स हुआ? पैकेट ही हुआ। 20 पर पैकेट के हिसाब से, प्राइस भी 20 पर पैकेट के हिसाब से ही दिया हुआ है। डिमांड फॉर दिस इज 2000 पैकेट्स पर मंथ। ईच पैकेट जो है वो मफिन पेस्ट्री को कितने का मिलता है? 10 रुपीज फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। लीड टाइम कितना है? 3 days। ऑर्डरिंग कॉस्ट है 1.2 पर ऑर्डर। होल्डिंग कॉस्ट है 10% पर एनम। ईओक्यू निकालो। फिर टोटल ऑफ ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट निकालो। फिर थर्ड आपका प्रेजेंट स्टॉक लेवल, अगर 200 पैकेट्स है, कोई बफर स्टॉक नहीं है। बफर स्टॉक का मतलब क्या हुआ? कोई सेफ्टी स्टॉक नहीं है। अभी हम सारे क्वेश्चन विदाउट सेफ्टी स्टॉक ही कर रहे हैं। देन व्हेन शुड द नेक्स्ट ऑर्डर बी प्लेस्ड? एज्यूम 360 डेज इन अ ईयर। अब सब करेंगे और निकाल के देंगे। सबसे पहले ईओ क्यू खुद से करना है, साथ वाले की हेल्प मत लेना, गलत होता है होने देना। ईओ क्यू निकाल के दो मुझे। जिनका ईओ क्यू आ गया है वो आगे पूरा सॉल्व करेंगे।
ओके, ईओ क्यू निकल गया सबका? किसी का ना निकला हो ईओ क्यू, बताओ कितना आया है? किसी का 240 ना आया हो? अमन आ गया 240? तो मैं पूछ रहा हूँ, देखो ऐसे नहीं बताओगे तो कैसे होगा? और किसी का ना आया हो 240? कैरिंग कॉस्ट कैसे निकलेगी? आपका 10% किसका निकालोगे? हाँ, 10 रुपीज का। आपकी कितनी है परचेज कॉस्ट, अमन कितनी ली है? बस मेरे को पता था यही होना है। मेरे को पता गलती कहाँ करोगे, और बता के भी मेरे को पता गलती कहाँ करोगे, तो बहुत ध्यान से, दैट इज सेलिंग प्राइस नॉट परचेज कॉस्ट। ओके, मैं पहले 240 वाला तुम्हें आंसर दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर है ये आपका 20th। चेक करो, अमन चेक करो, और किसी का ना आया हो चेक करो। कहाँ गलती करी? अमन ने तो सेलिंग प्राइस ले लिया, आपने कहाँ गलती करी है? किसका लिया तुमने? सेम गलती है। और किसी का ये गलती हुई हो? तो मैं बोल रहा हूँ कि ये गलती होगी तब कर रहे हो, तो ये सोचो कि जब एग्जाम आएगा तब तो मैं ये फिर से डिस्कस नहीं करूंगा, तब तक याद रहेगा कि नहीं लेना है। जिनका गलत हुआ ना वो जान के लिखेंगे अपने क्वेश्चन में या अपने नोटबुक्स में कि हाँ 20 नहीं लेना, नहीं लेना, नहीं लेना। लिख लो, सेलिंग प्राइस डोंट टेक फॉर कैलकुलेशन ऑफ ईओक्यू। रेड पेन से लिखो, एक साथ में अलग कलर का पेन कैरी करो कि तुमने क्लास में मिस्टेक्स कहाँ की है, क्योंकि वो मिस्टेक्स रेपिटेटिव होती है। ठीक है, ईओक्यू अब निकल गया सबका 240। सेकंड पार्ट क्या निकालना अपने को? ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट। कितना ऑर्डरिंग कॉस्ट? और कैरिंग कॉस्ट में कितना आएगा? तो बी और सी 120 120। मेरे को सॉल्व कराने की जरूरत तो नहीं है ना? थर्ड पार्ट कौन सा? वो तो करवाना है, अभी पहले तुम आंसर बताओ कब ऑर्डर प्लेस करना चाहिए, बताओ। नहीं पता? चलो मैं करवा देता हूँ, पहले तो बताओ सबका ईओक्यू और टोटल ऑफ ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट आ गया मन? 120 120 आया कि नहीं आया, सच में बताना। ओके, आपका क्या नेम है जिसका गलत हुआ था ईओक्यू? ऋतिक। ऋतिक आ गया आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना आया? कितना आया? फिर मैं पूछ तो रहा हूँ, करो पहले, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा जब तक सारे स्टूडेंट सेम पेज पे नहीं चलेंगे। बाकी को पता है वेट करनी पड़ेगी, कोई ना। आ गया 120, ठीक है। अब प्रेजेंट स्टॉक लेवल कितना है? 200, ठीक है, कोई बफर स्टॉक नहीं है। मेरे को बताओ पूरे साल में एनुअल डिमांड कितनी है? 24,000 है, सब एग्री कर रहे हैं? कैसे है? 200 इंटू 12, 24,000 है। 360 डेज है साल में, तो हर डे की कंजम्पशन कितनी है? 66.66। ऊपर मैं ये बार बना देता हूँ, तो मतलब ये 200 पैकेट्स कितने दिन चलेगा? तो 66.66 ये चलेगा 3 डेज, राइट? इसमें आपको बोला हुआ कितना टाइम लेता है, तो सेम ही तो है। इमीडिएटली प्लेस करो ऑर्डर। किसी ने आंसर दिया था 3 दिन बाद करो, किसने दिया था? स्टॉक आउट हो गया। 3 दिन तक तुम्हारा बंटी गालियां खा रहा होगा मालिक से, बता रहा हूं मैं। किसने दिया था? किसी ने तो दिया था। सोचो, प्रैक्टिकली सोचो, अभी तो हंसी मजाक में चलो कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 3 4 नंबर ही लूज होंगे। बट प्रैक्टिकली सोचो फैक्ट्री में कितना नुकसान हो रहा है। प्रोडक्शन फ्लोर कह रहा है बंटी को भैया स्टॉक भेज, बंटी कह रहा है आ रहा है आ रहा है, पहले दिन कहता आ रहा है,
ठीक है, दूसरे दिन भी आ रहा है, बस पहुंचने वाला है, तीसरे दिन भी पहुंचने वाला है। उधर से क्या है, लेबर वेली बैठी हुई है, मालिक जो ओनर है वो फैक्ट्री का पे करी जा रहा है लेबर को, मशीन्स चल रही है, बिजली पानी का खर्चा आ रहा है। तो बताओ वाट लगेगी कि नहीं लगेगी बंटी की? तुम चाहते हो बंटी की जॉब जाए? बोल दो कि बंटी से खुल देंगे, तो फिर ठीक है आंसर दो। राइट, तो लिखो डेली कंजम्पशन कितनी है? 66.67। ओके, प्रेजेंट इन्वेंटरी 200 है कि तो कितने दिन के लिए सफिशिएंट है स्टॉक? 3 दिन के लिए। और अगर लीड टाइम 3 दिन है तो ऑर्डर कब प्लेस करना चाहिए? इमीडिएटली। नोट कर लो। और कॉपी पेस्ट कर रहे हो अच्छी बात नहीं है, सेम डिट्टो सेम है पिछले वाला। हम्म, पीछे हाँ जैसे वैसे लिखा हुआ मैंने, सेम लैंग्वेज में लिखा हुआ, बस फिगर्स में फर्क है। तो दोनों में से दोनों क्वेश्चन रिवाइज करोगे कि दोनों में से एक कर लो? एक करो, तो दोनों में से कोई भी एक इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। अब तुम्हें ये देखो, अपना 1.5 दिन है जो तुम्हारे पास एग्जाम से पहले, तुम्हें सिलेक्टिव होना पड़ेगा। क्या पॉसिबल है कि 3 3 4 4 रजिस्टर जो भरे पड़े हैं उनको सबको करोगे ये क्वेश्चन को? अगर उस पेज में चलोगे ना, मटेरियल लेबर तक ही पहुंच पाओगे, ओवरहेड्स पे भी नहीं पहुंच पाओगे फिर। अब 100 क्वेश्चन करोगे, 100 क्वेश्चन है मटेरियल के, पर तुम्हें लगता है कि हाँ कि सारे क्वेश्चन डिफरेंट है, कि उसमें 30 40% तो सिमिलर क्वेश्चन ही होने वाले हैं, प्रैक्टिस के लिए ज्यादा बनाए हुए हैं मैंने। तो तुम अभी से सिलेक्टिव अपने लिए लिख लो कि हाँ दोनों में से, या और अगर ऐसा क्वेश्चन आता है उनमें से एक ही रिवाइज करना है। हाँ अगर किसी एक में करके गलती होती है, फिर से दूसरा क्वेश्चन करो कि हाँ उसमें मेरी गलती हो रही है, तो मेरे को फिर से करना पड़ेगा एक और तरह का क्वेश्चन सेम लाइंस पे। नोट कर लिया सबने? ओके, चलो फिर एक और करते हैं सेम लाइंस पे। अब कोई गलती तो नहीं होगी। Aditya Brothers supply surgical gloves to nursing home and polyclinics in the city. Surgical gloves are sold in a pack of 10 pairs at a price of 250 per pack. तो बताओ अमन और ऋतिक, 250 ले ले परचेज कॉस्ट? नहीं, की सेलिंग प्राइस है? अब तो नहीं होगी गलती, नहीं होगी। अब फॉर द मंथ ऑफ नवंबर एंटिसिपेट किया गया है, डिमांड कितनी है? 60,000 पैक्स है सर्जिकल ग्लव्स की। अब आदित्य ब्रदर्स परचेज करता है ग्लव्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, कितना? 228 पर पैक। और इसमें लीड टाइम आपको एग्जैक्ट गिवन है कि रेंज में गिवन है? तो 4 to 6 days है। तो इसका थोड़ा सा फर्क पड़ेगा आंसर में जो लिखेंगे हम। अब ऑर्डरिंग एंड रिलेटेड कॉस्ट कितनी है? 240 पर ऑर्डर। स्टोरेज कॉस्ट कितनी है? 10% ऑफ एवरेज इन्वेंट्री। ईओक्यू निकालो, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, टोटल ऑफ ऑर्डरिंग एंड स्टोरेज कॉस्ट ऑफ सर्जिकल ग्लव्स। डी पार्ट थोड़ा सा आंसर में फर्क आएगा क्योंकि लीड टाइम रेंज में गिवन है। तो डिटरमिन व्हेन शुड द नेक्स्ट ऑर्डर बी प्लेस्ड। तो ए बी सी जल्दी से सॉल्व करो, आपके पास 4 मिनट्स है। ईओक्यू निकाल के दो सबसे पहले मुझे। इसमें सबको बोलते थोड़ा सा हिचकिचाहट होगी कि ईओक्यू कितना है पॉइंट्स में आपको। हाँ तो एक होता है ना कि डाउट सा माइंड में आ जाता है, अभी तक तो सर राउंड फिगर्स आ रही थी। यही है आंसर, 3893 ही है। सर पॉइंट्स में लेना है कि राउंड ऑफ? यूनिट्स को राउंड में कर दो, ईओक्यू को। नंबर ऑफ ऑर्डर्स अगर बहुत ज्यादा होल नंबर के क्लोज आ रहा है तब हम राउंड ऑफ कर देंगे, लेकिन अगर जैसे 23.8 आ रहा हो तो उसको 24 नहीं करना। लेकिन अगर 23.99 आ रहा हो तो फिर राउंड ऑफ कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो ईओक्यू बताओ, ईओक्यू कितना है? 3893। किसी का 3893 ना आ रहा हो?
किसी ने निकाला ही ना हो मतलब अभी तक। अमन आ गया कि नहीं आया? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 23 है ना? एडी कितना है? 7,20,000 लिया कि 60,000 लिया? मैं पूछ रहा हूँ बाकी से जिनका नहीं आया। कितना लिया अमन? एडी, एनुअल डिमांड कितना लिया बताओ, ऑनेस्टली बताओ। देखा? बोला क्या उसने? लैंग्वेज पढ़ो। 60,000 क्या है नवंबर में? सिर्फ मंथ की डिमांड निकालनी है कि नाम क्या कह रहा है, एनुअल डिमांड निकालनी है? एक मंथ में अगर 60,000 है, साल का कितना? 7,20,000। गलती भी पता लग गई। और किसी का ये गलती हुई हो तो आपकी एडी, आपको देखो तीन चीजें निकालनी है, ठीक क्या? एडी, ओसी एंड सीसी। अगर इसमें गलती कर दी, तुम्हें लगता है तुम्हें कोई भी नंबर देगा एग्जामिनर? तो जहां पे भी गलती हुई है उसको नोट करो। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ईडी इज इंपॉर्टेंट। तो मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी किया हुआ है, पिछले बैच में भी किसी ने गलती करी थी तभी हाईलाइट करना पड़ा था। तो इंपॉर्टेंट है ईडी। सबका 3893 आ गया। नंबर ऑफ ऑर्डर्स 185। 185 से किया हुआ मैंने, बट अगर 184 भी करते हो, पॉइंट कितना आ रहा है? 9 आ रहा है, तो फिर 184.9 भी ले सकते हो, 185 भी ले सकते हो। हाँ, थोड़ा फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट में फर्क आ जाएगा। कितना आ रहा ऑर्डरिंग कॉस्ट? दो आंसर्स दोनों ठीक है। या तो 44400 आएगा या 44380 आएगा। दोनों आंसर्स ठीक है। 387 दोनों 387 करना फिर। ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट ईओक्यू पे बराबर होती है ना, तो फिर उस चीज का ध्यान देना। कराऊं क्या मैं? बताओ। निकालो ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट। किसी का ना आया हो हैंड रेस करो, मैं तभी सॉल्व कराऊंगा। और अगर नहीं आया तो कोई इशू नहीं है, आप हैंड रेस कर सॉल्व करूंगा। कितना फर्क आ रहा है? इससे मुझे 447 तभी मैं कह रहा हूं कि आप उसको फिर बराबर ले लो। अगर आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट है ना, फॉर्मूला लिख दो, बट आंसर जो है ना ऑर्डरिंग कॉस्ट के बराबर। मैं एक बार सॉल्व ही कर देता हूँ। नंबर ऑफ ऑर्डर्स तक सबका आ गया? दो आंसर्स है ना? क्या है पहला? 184.9 ऑर्डर्स। अगर 184.9 लेता हूं तो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितनी है? 240 है ना? 184.9 इंटू 240, क्या 44376 आ रहा है? तो 44376 ये लिख लो, ठीक है। और कैरिंग कॉस्ट कैसे निकाल लोगे? एवरेज इन्वेंट्री कितना होगा? 3893 डिवाइडेड बाय 2 इनटू सीसीपीयूपीए कितना है? 22.8। तो कितना आ रहा है? 44380 आ रहा है ना? तो तुम 44376 लिख दो, कोई इशू नहीं है। 44380 भी लिख दिया तो ये 44380 लिख देना। कोशिश करो दोनों सेम आंसर लिखो। मेरे को पता है 3-4-5 रुपए का फर्क आएगा, बट मैं ये रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ईओक्यू पे ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट बराबर होती है। तो आप चाहे लिख ऐसे देना, आ, जो एवरेज इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2, मैं आपको करा ही देता हूँ। 184.9 इंटू कितना है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर? 240। 22.84 करके मैं तुम्हें इसका ना आंसर भी भेज दूंगा। इंस्टीट्यूट ने 22.8 को 23 किया हुआ है, बट उससे क्या होगा? ऑर्डरिंग कॉस्ट तुम्हारी ज्यादा आएगी, एवरेज इन्वेंट्री जो कैरिंग कॉस्ट है वो कम आएगी। थोड़ी थोड़ा फर्क आ जाएगा। अगर करना है फर्क कर दो। अगेन रिपीट कर रहा हूं, इंस्टीट्यूट ने कहीं जगह एग्जैक्ट लिया हुआ है ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स,
कई जगह क्या किया हुआ, राउंड ऑफ कर दिया, और राउंड ऑफ हमेशा अपर होगा। अगर 22.4 भी आ रहा हो तब भी क्या करोगे, कम ऑर्डर प्लेस करोगे, कि ऑर्डर हमेशा ज्यादा ही प्लेस करेगी कंपनी, स्टॉक आउट नहीं होने देगी। क्लियर है सबको? दोनों आंसर ठीक है, ओके। तो मैं यहाँ पे 240 से मल्टीप्लाई करता हूं, इसका आंसर 44380 लिख दूंगा, चाहे आपका 44376 आ रहा है ना, तो मैं ऐसे लिख दूंगा 44380 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, और इधर क्या करूंगा मैं, एवरेज इन्वेंटरी कितना बनेगा, 3893 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22.8। इसका एग्जैक्ट आ रहा है 44380 की, ये भी अप्रॉक्स आ रहा है, तो ऐसे लिख दो बस। यही नंबर ऑफ ऑर्डर्स में 185 अप्रॉक्स लिए तो हमारा टोटल 400 वाला है ना। हाँ, और फिर कैरिंग कॉस्ट लिए आ जाएगी 380। लिख दो ऐसे, कोई ना, ऐसे लिख दो, और 44380 लिख दो, दोनों ठीक है आंसर, उसको मार्क्स नहीं काटने चाहिए, इसमें मेरे भी हाथ बंधे हुए हैं। थोड़ा बहुत अगर 50-60 रुपीज का फर्क आ रहा है, लेट इट बी। तुम नीचे लिख दो ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट में डिफरेंस आ रहा है ड्यू टू राउंड ऑफ, नीचे एंड में नोट या रिमार्क दे देना, ताकि एग्जामिनर को पता लग जाए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन उन्होंने इंस्टीट्यूट ने ऐसा दिया हुआ है, मैं आपको ना कल इसका फोटो भी क्लिक करके भेज दूंगा जो इंस्टीट्यूट ने सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, मैंने बल्कि 3-4 और टीचर से भी बात करी, सबका डिफरेंट व्यू है। कोई कहता है कि राउंड ऑफ करो ऑर्डर्स को, नंबर ऑफ ऑर्डर्स को, कोई कहता है ना करो। अगर राउंड ऑफ नहीं करते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स को, तो आपका ओसी और सीसी बराबर आएगा या ऑलमोस्ट बराबर आएगा। बट अगर आपने नंबर ऑफ ऑर्डर्स को जैसे 185 कर दिया, जैसे ही राउंड ऑफ कर दिया आपने, ओसी आपका थोड़ा ज्यादा आएगा सीसी से, मैथमेटिक्स है, राइट। तो अगर ज्यादा भी आ रहा है कोई इशू नहीं है, दोनों आंसर ठीक है, ओके। चलो, अब हमारा नेक्स्ट पार्ट, डी पार्ट, अब वो क्या कह रहा है, हमें डिटरमिन करना है ऑर्डर कब तक प्लेस करना चाहिए, नेक्स्ट ऑर्डर, राइट। सी तक हो गया ना सबका सॉल्व, ऑनलाइन सबका हो गया, थम्स अप करो जल्दी से। सी पार्ट हो गया सॉल्व, सी पार्ट तक, राइट। डी पार्ट कर रहा हूं मैं। तो आपकी कंजम्पशन पर डे कितनी है, 720 को किससे डिवाइड करोगे, 360 से। क्वेश्चन नंबर 23 है का डी पार्ट, एनुअल कंजम्पशन या एनुअल डिमांड कितनी है। अगेन अमन जैसे गलती किया, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, 60,000 नहीं है, 60,000 इंटू 12 मंथ्स है, क्योंकि ये सिर्फ नवंबर मंथ की है, ओनली फॉर 1 मंथ है ये। और एजम्पशन क्या है यो, क्योंकि कि यूनिफॉर्म है, तो अगर नवंबर में 60,000 है, साल के बाकी मंथ्स में भी क्या रहने वाली है, सेम 60,000, तो पूरे साल की होगी 720। कंजम्पशन पर डे, अगर तुम्हें लीड टाइम दिया होता मंथ्स में या वीक्स में, तो तुम कंजम्पशन क्या निकालते, तब भी पर डे निकालते, फिर वीक्स या मंथ्स में निकालते। अगर लीड टाइम दिया होता 1 मंथ, तो आप क्या करते, 720 को किससे डिवाइड करते, फिर 12 मंथ से करते। तो 720 डिवाइडेड बाय 360 डेज, कितना है ये, 2000। ठीक है, एंड प्रेजेंट इन्वेंट्री कितना है, 100, which is good enough for approximately how many days, which is sufficient for 360, इसमें बोला हुआ 360 वैसे, ठीक है, which is sufficient for approximately 5 days। तो अब आप इसको 3 पार्ट्स में आंसर करोगे। लीड टाइम कितना है, एक दिन है कि रेंज है, कितने से कितने दिन, 4 to 6 है, मतलब कितने पॉसिबल डेज है, 4, 5, 6। ठीक है, इफ सप्लायर टेक्स एवरेज लीड टाइम, दैट इज कितना हो गया, एवरेज 5 डेज हो गया, तो बताओ ऑर्डर शुड बी प्लेस्ड इमीडिएटली।
इफ सप्लायर टेक्स मैक्सिमम लीड टाइम, मैक्सिमम लीड टाइम कितना है? दैट इज 6 days। तब क्या करना चाहिए तुम्हें फिर? तब भी क्या करोगे? एक दिन पहले ऑर्डर प्लेस कर सकते हो जो निकल चुका दिन, नेक्स्ट अब भी करोगे ना तुम। अब मतलब तुम एक दिन लेट हो, तुम कहते हो एक दिन और लेट होऊंगा मैं, तुमने कल पढ़ना था, ठीक है, कल का पढ़ाई नहीं करी है, तो तुम वो कहोगे कल की पढ़ाई मैं आगे करूं, कि अगर पास होना चाहते हो तुम क्या कहोगे उसकी पढ़ाई मैं कब करूं? आज करूं। तो अब अगर मैक्सिमम लीड टाइम मेरा, हम ऑलरेडी कितने दिन का डिले कर चुके हैं? एज डिले ऑफ 1 day ऑलरेडी, वी शुड प्लेस ऑर्डर इमीडिएटली। इसमें भी सेम ही आएगा, वी शुड प्लेस ऑर्डर इमीडिएटली। एंड थर्ड, अगर सप्लायर टेक्स मिनिमम लीड टाइम, कितना? दैट इज 4 days। तो ऑर्डर कैन बी प्लेस्ड, बताओ क्या एकदम कर सकते हैं कि एक दिन बाद कर सकते हैं? एक दिन बाद कर सकते हैं। ऑर्डर कैन बी प्लेस्ड 1 day लेटर। तो आपको इसको 3 पार्ट्स में आंसर करना है, बट आई सबको क्लियर हो गया है? देखो आपके पास कितने दिन का स्टॉक पड़ा है? 5 दिन का पड़ा है, ठीक है। अब वेंडर कितने दिन में सप्लाई करेगा? अगर हम थर्ड लेते हैं 4 दिन में करेगा। तुम्हारे पास 5 दिन का स्टॉक पड़ा है, तुम्हारे पास कितना स्टॉक पड़ा है? 10033। तो मतलब ये 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन लास्ट करेगा, ठीक है। अगर मैं ऑर्डर यहां पे प्लेस करूं, अगर मैं ऑर्डर यहां पे प्लेस करता हूं, ठीक है, तो ऑर्डर कब तक आ जाएगा मेरा? 4 days के अंदर आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा ना। और ये स्टॉक भी क्या कर रहा है? लास्ट कब तक कर रहा है? 5 दिन। जैसे ही ये वाला स्टॉक खत्म हुआ, क्या बाहर ट्रक आके खड़ा हो जाएगा और फिर बंटी अपना सारा रिस्टॉक कर लेगा। तो अगर 4 दिन में डिलीवर कर रहा है तो अभी भी 1 दिन का टाइम है। तो दिस डिपेंड्स, अगर रेंज गिवन हो कि सप्लायर फिर कौन से दिन में सप्लाई करता है, 4 days, 5 days या 6 days। तो हमें तीनों आंसर देने पड़ेंगे, तीनों पॉसिबिलिटीज है। तीनों पॉसिबिलिटीज का मैंने आंसर दे दिया। आई होप सबको क्लियर हो गया है। ऑनलाइन सबको क्लियर है? थम्स अप करो। अगर मैं रेंज 4 से 5 दिन के बीच की हो तो फिर हम मैक्सिमम मिनिमम और एवरेज फिर हाँ, आप इतना बड़ा आप सॉल्व नहीं करोगे, फिर आप मैक्सिमम मिनिमम और एवरेज पे सॉल्व कर देना। वैसे ऐसा क्वेश्चन है नहीं, इंस्टीट्यूट का कोई अभी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है। तो अगर लेकिन आता है तो आप फिर 3 ही आंसर देना। फिर ये नहीं है कि आप मल्टीपल हर दिन का आंसर दोगे। इतना तो समझ ही आ जाएगा एग्जामिनर को पढ़ के आपका आंसर, कि आपको कंसेप्ट समझ आ गया है। उस केस में फिर आप मिनिमम, मैक्सिमम और एवरेज का ही करना। जैसे अगर 4 to 10 days दिया होता तो तुम 4 पे कैलकुलेट करते, 7 पे करते और 10 पे करते। क्लियर है सबको? राइट। क्वेश्चन नंबर 18। मैं बता देता हूं, अब हमारे क्वेश्चन सेम ही है सारे, बस उसने इंफॉर्मेशन जो दी होगी, थोड़ी सी लैंग्वेज को ट्विस्ट किया होगा, वो आपको ठीक इंटरप्रेट करनी है, ठीक है। एंड अमन ध्यान से करना, बहुत ध्यान से पढ़ना है। अ होलसेलर सप्लाईज 30 स्टफ डॉल्स ईच वीक डे। वीक डे का मतलब क्या होता है? दिन है कि वीक है? वीक डे होता है, और एक क्या होता है? वीकेंड। वीकेंड समझते हो, जो तुम्हारी लाइफ में नहीं है, ठीक है। सैटरडे संडे होता है। वीकडेज कितने होते हैं? यूजुअली 5 days होते हैं। तो वेरियस शॉप्स, डॉल्स आर परचेज फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर इन लॉट्स ऑफ 120 ईच ऑफ 1200 पर लॉट। तो आपको प्राइस उसने पर लॉट दिया हुआ है, पर डॉल दिया हुआ है, पर लॉट दिया हुआ है। तो आपकी एडीबी पर लॉट आएगी कि पर डॉल आएगी? पर लॉट आएगी, मतलब एडी लॉट्स में आएगी। मतलब every order incurs a handling charge of 60 plus a freight of 250। तो मेरे को ऑर्डरिंग कॉस्ट बताओ कितनी है?
310 है। अगर बोलता 60 विच इज इंक्लूडेड इन फ्रेट चार्जेस ऑफ 250, हैंडलिंग 60 इंक्लूडेड ऑलरेडी इन फ्रेट चार्जेस ऑफ 250, तो कितनी होती? 250। तो ये लैंग्वेज थोड़ा सा, अगर मैं लैंग्वेज इंग्लिश चेंज कर दूं तो आंसर चेंज हो जाएगा। तो तुम्हारा सिर्फ कॉस्ट का पेपर है कि इंग्लिश का भी पेपर है? इंग्लिश का भी है। तो कॉस्टिंग से डर नहीं लगता साहब, किससे लगता है? इंग्लिश से। तो इंग्लिश आनी चाहिए। नहीं तो वैसे हिंदी में भी है ऑप्शन, देना है, दे सकते हो, दिखा भी दूंगा एक। देख, तुम्हें हिंदी ज्यादा डिफिकल्ट लग रही है अपनी, हमारी नेशनल लैंग्वेज तो नहीं है, मदर लैंग्वेज नेशनल तो है ही नहीं हमारी कोई। लेकिन फिर हम लोग कॉमन वर्ड से ये यूज करते हैं, तो इसीलिए वो हिंदी में पढ़ने में बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैंने एक बार ट्राई किया वैसे ना, आपका जो इनकम टैक्स पे मतलब हिंदी में अगर आप पेपर देके सीए बनते हो, ऐसा नहीं है कि काम नहीं मिलेगा, काम फिर भी मिल जाएगा। क्योंकि जो इनकम टैक्स है जीएसटी के है, सारे नोटिसेस वो इंग्लिश में भी देते हैं, हिंदी में भी देते हैं आपको। बट हिंदी क्योंकि ब्रिटिशर्स ने आके काम खराब कर दिया, तो अब इंग्लिश ही हमें इजी लगती है, बोलते हम हिंदी है ना। चलो एनीवेज, मल्टीपल एंड फ्रैक्शनल लॉट्स, ये बहुत अच्छी लाइन है। क्यों? क्योंकि इसमें कह दिया कि अगर आपका नंबर ऑफ ऑर्डर्स फ्रैक्शन में आ रहा है तो क्या फ्रैक्शन में रहने दो, तो ठीक है। यस, क्या कह रहे हैं, फ्रैक्शन लॉट्स भी कर सकते हो। तो जैसे अगर यहाँ पे 184.9 आ रहा होता तो उसको कितना करते? इसमें 184.9 ही करना है, इसमें राउंड ऑफ नहीं करना। ये क्वेश्चन खुद कह रहा है कि फ्रैक्शन, फ्रैक्शन समझते ही हो ना, यस सर। है ना। तो फिर इस करके तुम यहाँ पे राउंड ऑफ मत करो, एज इट इज डेसिमल्स में ले लेना। Can also be ordered and all orders are filled the next day. The incremental cost is 0.6 per year to store a doll in inventory. ये क्या आपकी CCPU PA है, और एक लौती जरूरी है CCPU PO की, दो तीन हो सकती है। तो उसने एक और लाइन बोल दी है, जो होलसेलर है वो अपना, ये जो होलसेलर जिसकी बात कर रहे हैं, वो अपनी इन्वेंट्री फाइनेंस कराता है अपनी होल्डिंग कंपनी से। और होल्डिंग कंपनी कितना चार्ज करती है? 2% मंथली फॉर बोरोड फंड्स। इंपॉर्टेंट है। एज्यूम देयर आर 250 वीक डेज इन अ ईयर। अब बंदा काम पूरे हफ्ते करता है कि सिर्फ वीकडेज पे करता है? तो अप्रोक्सीमेटली कितने वीकडेज बने अगर मंडे टू फ्राइडे अगर काउंट करना हो, और 52 वीक्स है, तो रफली रफली कितने बने? तो इसने कितने बोले लेकिन लेने को? तो मतलब वही बात कर रहा है कि बीच में कोई नेशनल हॉलिडे भी आ गई होगी, तो 250 वीक डेज ही काम किया इसने। अब हाउ मच डॉल्स शुड बी ऑर्डर्ड एट अ टाइम इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट, क्या निकालने को कह रहा है? अब ईओक्यू बोला नहीं हुआ, बट आपको पता लग रहा है ना कि क्वेश्चन किसका है, ईओक्यू का। देखो अभी तो तुम्हें पता है ईओक्यू है, क्योंकि ईओक्यू ही कर रहे हैं, ये तो है नहीं मैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अभी करा दूंगा। तो अभी तो फ्लो फ्लो में पता लग रहा है, बट यही एग्जाम में देखो तुम्हारा बाकी क्वेश्चन से एंड में दिया हो और ईओक्यू ना लिखा हो, क्या तुम इंटरप्रेट कर लोगे कि ईओक्यू का क्वेश्चन है? कितने डॉल्स ऑर्डर करने चाहिए, किस बेसिस पे करते हो ऑर्डर, बेस्ट क्या रहता है? ईओक्यू। तो ईओक्यू निकालना है, और हाउ फ्रीक्वेंटली शुड ही ऑर्डर, ये सेकेंड पार्ट है। कितने बार फ्रीक्वेंटली, मतलब ये गैप टाइम पर पूछ रहा है। पहले तो ईओक्यू निकालते हैं। ईओक्यू के लिए आपको कौन से तीन कंपोनेंट्स चाहिए? एडी, ओसी एंड सीसी। सबसे पहले मेरे को सिर्फ एडी निकाल के दो। एनुअल डिमांड कितनी है? क्या है यार, एनुअल डिमांड है, एनुअल डिमांड 62.5 है। मैं एनुअल डिमांड पूछ रहा हूँ, ईओक्यू नहीं पूछ रहा अभी। एनुअल डिमांड निकाल के दो मुझे। चलो 62.5 साहिल ने कह दिया तो ठीक है, 7500। किसी और का आंसर सब निकाल के दो, आंसर सबने देना है, चाहे गलत आता है चाहे डिफरेंट आता है आंसर, बोल दो। मैं अब समझाता हूँ। होलसेलर है, लॉट्स निकालने से नंबर होता है। मैंने बोला लॉट्स निकालने हैं। तुम्हें यूनिट प्राइस किसका गिवन है? मैं समझा रहा हूँ, देखो फिर से मैं लाइन पढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा लैंग्वेज है, वैसे कुछ मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, लैंग्वेज उसने टफ कर दी। होलसेलर, जो होलसेलर है, होलसेलर मैं तो ट्रेडर है कि मैन्युफैक्चरर है? मैं सच्ची कह रहा हूँ, अभी ना +1 +2 की क्लास स्टार्ट होने वाली है, मैं वहां भेज दूंगा। होलसेलर कब से मैन्युफैक्चर करने लग गया भाई?
होलसेलर क्या करता है, बल्क में लेता है, शॉपकीपर्स को या रिटेलर्स को बेचता है। ठीक है, उसका क्वांटिटी का गेम होता है कि क्वांटिटी बहुत ज्यादा लो, वो वैसे कमाता है। रिटेलर का प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होता है थोड़ा, बट वो फिर क्वांटिटी भी तो कम बेच रहा होता है। मैन्युफैक्चरर होता है जो फैक्ट्री में काम करके बनाता है। बेसिक्स बता रहा हूँ मैं, बहुत शर्म आती है बता रहे हो तो। 30 स्टफ डॉल्स ईच वीकडे, 30 डॉल्स स्टफ डॉल्स। एक सेकेंड, यहाँ पे डॉल्स पूछा है, आंसर आपका डॉल्स में आएगा, चाहे प्राइस बोला हो पर लॉट। ठीक है, यहाँ पे आपको ईओक्यू किसका बोल रहा है, लॉट्स का बोल रहा है, डॉल्स का बोल रहा है, डॉल्स का बोल रहा है, तो यहाँ पे डॉल्स का निकालना है, लॉट्स का नहीं निकालना। ठीक है, तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा। 30 डॉल्स ईच वीकडे करते हैं पूरे साल में। पंकज बताओ कितने वीकडेज काम करता है होलसेलर? 250। 250, और एक दिन में 30 डॉल्स बेचता है, तो पूरे साल में कितने डॉल्स बेचता है? 7500। और अगर 75 बेचता तो खरीदनी भी कितनी पड़ेगी? 7500, तो एडी कितना हो गया? 75। क्लियर हुआ सबको? यूनिट प्राइस कितना है एक डॉल का, ध्यान से बताना है आंसर। एक डॉल का यूनिट प्राइस, परचेज प्राइस पर यूनिट कितना है? परचेज कॉस्ट पर यूनिट 10 है। 120 डॉलर्स है एक लॉट में। एक लॉट की कॉस्ट कितनी है? 1200, तो 1200 डिवाइडेड बाय 120 कितना आ गया? 10। ओसी कितना है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। हैंडल करने का लॉट, एक डब्बा पूरा आ रहा है डॉल्स का, हैंडल करने का 60 रुपया लगता है, और फ्रेट अलग से ट्रांसपोर्ट करने का कितना? 250 रुपये। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना हो गया? 60 प्लस 250, 310। अब बताओ पंकज, क्लियर है यहां तक? बाकी किसी को डाउट? अब सीसीपीयूपीए निकालना है। ठीक है, अब इसमें दो है कैरिंग कॉस्ट। एक तो है आपकी इंक्रीमेंटल कॉस्ट जो है स्टोरेज की, तो स्टोरेज कॉस्ट है। एक क्या है आपकी? इंटरेस्ट कॉस्ट। स्टोरेज कॉस्ट कितनी बनी पर डॉल? 0.6। ये आपका 0.60 पर यूनिट है, और ये क्या पर एनम है? यस, क्योंकि ईयर लिखा हुआ है और अ डॉल लिखा हुआ है। अब ध्यान से, इंटरेस्ट कॉस्ट 2% मंथली है, तो बताओ पूरे साल का कितना परसेंट हो गया? अब किसी ने अगर 2% कर दिया ना, 10 का, गलत। आप किसका करते हो अगर परसेंटेज में गिवन हो? यूनिट प्राइस का करते हो ना। यूनिट प्राइस कितना है? 10 है ना? हाँ ना बोलो भाई। तो अगर 2% कर दिया तो गलत हो जाएगा ना। आप पर मंथ निकाल रहे हो कि पर एनम निकाल रहे हो? पीयूपीए है कि पीयूपीएम है? पीयूपीए है, तो 2% मंथली, तो साल का कितना रेट है इंटरेस्ट का? 24%। 24% करो 10 का, तो 0.6 प्लस 2.4, तो सीसीपीयूपीए 3 है। आपके पास एडी आ गया, ओसी आ गया, एंड सीसीपीयूपीए आ गया। ईओक्यू निकाल सकते हो? कितना आ रहा है ईओक्यू? 1244 कुछ आ रहा होगा, 1245 आएगा आंसर, दैट इज द करेक्ट आंसर। सारा मैं करवाता हूँ सॉल्व। ये लास्ट वाला आपका इंटरेस्ट रेट कितना है? अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, तो अगर आपको बैंक 2% दे रहा है पर मंथ, तो आपका पूरे साल का इंटरेस्ट कितना बनेगा? 1 लाख रुपए आपने एफडी में लगाया हुआ है, राइट? 1 लाख आपने एफडी में लगाया हुआ है, बैंक आपको 2% पर मंथ देता है, तो साल में कितना ब्याज मिलने वाला? 24,000 मिलने वाला ना। अब ये चीज है कि हमें एक यूनिट अगर मैं स्टोर करता हूं, तो एक यूनिट पे मैं इंटरेस्ट पे करता हूं, उसकी परचेज प्राइस पे ब्याज पे करता हूं, कितना? 2% मंथली। साल का कितना परसेंट पे करता हूं? मतलब एक डॉल को अगर मैं खरीदता हूं तो 24% पे करता हूं। एक डॉल की कॉस्ट कितनी है? 10, तो 10 का 24% करो, 2.4। देखो आपके पास 10 रुपए नहीं है, आप 10 रुपए किसी से उधार लेते हो, दूसरा बंदा कहता है मैं तेरे से 2% पर मंथ चार्ज करूं, तो उस 10 रुपए की डॉल को अगर आप पूरे साल रखते हो, तो आपको कितना ब्याज पे करना पड़ेगा? 24%, एंड अमाउंट में कितना आ गया? 2.4, तो 2.4 है एक डॉल को अगर पूरे साल पड़ी रहती है स्टोर में। बाकी सबको क्लियर हो गया? चलो इसको सॉल्व करते हैं।
राउंड ऑफ करेंगे कि सर मैंने बोला है कि फ्रैक्शंस में जाऊंगी। हाँ, यहाँ पे हम ऑर्डर्स को नहीं करेंगे, यूनिट्स को करेंगे, यूनिट्स को तो करना पड़ेगा। तो फिर सर जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट है उसमें दोनों को ऐड करके हाँ, CCPUP आपका आएगा कितना था, 0.6 था ना, 0.6 प्लस 2.4 3 आएगा। क्वेश्चन नंबर आपका ये है, कौन सा है, 18 बोलो। 18। ओके, एनुअल डिमांड सबसे पहले, किसी को नहीं समझ आया मैं सॉल्व कर रहा हूं तो पूछ लेना। आपका एनुअल डिमांड, आपको पर वीक डे कितना सप्लाई करना, डॉल्स, 30 डॉल्स रिक्वायर्ड है पर वीक डे, इनटू पूरे साल में कितने वीकडेज काम करता है होलसेलर, 250 वीकडेज। तो ये आपका आ गया $7,500, एडी आ गया, ठीक है। एडी के बाद अपने को क्या चाहिए, ऑर्डरिंग कॉस्ट, या पहले परचेज प्राइस पर यूनिट लिख लेता हूं, परचेज कॉस्ट पर डॉलर आपका 1,200 रुपये है पर लॉट, एंड कितनी डॉल्स है एक लॉट में, 120 डॉल्स है आपका पर लॉट में। तो लॉट और लॉट कैंसिल हो जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा, कितनी डॉल्स है, परचेज कॉस्ट ₹10 पर डॉल। यहां तक सबको क्लियर है। फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, यहां पे पर डॉल मत लिखना, तो आपका है 60 हैंडलिंग चार्ज प्लस 310 फ्रेट, तो इसमें आपका हैंडलिंग, 250 हाँ हैंडलिंग प्लस फ्रेट, वो मैंने गलती से टोटल लिख दिया, तो ये आपका 250 आएगा, टोटल हो गया आपका 310। ओके, उसके बाद आपको क्या निकालना है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, इसमें आपकी स्टोरेज कॉस्ट आ जाएगी प्लस कौन सी कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट। स्टोरेज कॉस्ट तो आपको दी हुई है कितनी, एज इट इज 0.6, और आपके इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी आएगी, 2% इंटू 12 मंथ्स, ठीक है, 24% बन गया। और किस पे लगाओगे ये, यूनिट प्राइस पे, यूनिट प्राइस कितना है, 10, 3 आ गया। तो वही EOQ का फॉर्मूला, 2 इंटू AD इंटू OC डिवाइडेड बाय CCPUPA। AD कितना था 7,500, OC था 310, CCPUPA कितना है 3, तो मेरे ख्याल से $1,245 अप्रोक्सीमेटली, तो इसको राउंड ऑफ कर रहा हूं मैं, इसको करना है, तो $1,245 आ गया सबका। ओके, तो EOQ निकाल निकाल लिया। उसके बाद क्या निकालना है आपको, कितना फ्रीक्वेंटली आपको ऑर्डर प्लेस करना है, फ्रीक्वेंटली, तो उसके लिए पहले आपको क्या चाहिए, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, तो आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं, पूरे साल में 7,500, और 1,245 आपका है, इसका लिख भी लेना फॉर्मूला, AD बाय EOQ या OQ, 6.023 ऑर्डर्स। तुम्हें इतने ऑर्डर्स प्लेस करने हैं। अब मुझे बताओ, तुम्हारा हर ऑर्डर में टाइम लैग कितना होगा, और टाइम लैग तुम किस में निकालोगे, पहले तो मुझे बताओ। वीक डेज में तुम्हारे 250 वीक डेज है, और 250 वीक डेज में 6.024 ऑर्डर्स कर रहे हो, तो कितने वीक डेज का गैप पड़ रहा है, 40 कुछ आएगा, 41 ये है तुम्हारा आंसर, 41 वीक डेज का गैप है दो ऑर्डर्स के बीच में, तो लिखो टाइम लैग। पूरे साल में 250 वीकडेज, और गैप निकालना है, तो 6.24 ऑर्डर्स है पूरे
साल। तो कितना आ रहा है? 45 to 8 वीकडेज। ये है तुम्हारा टाइम लैग। मतलब आज ऑर्डर प्लेस करोगे, अगला ऑर्डर 41.5 to 8 वीकडेज जब खत्म हो जाएगी फिर करोगे, फिर उसके बाद ऐसे करके सर पूरा 50 आता है। 50 कर दो। 41.5 वीकडेज ये है आपका, जो कि गैप बिटवीन टू ऑर्डर्स है। इसको लिख भी सकते हो, गैप बिटवीन टू ऑर्डर्स। ओके, नोट करो। ऑनलाइन सबको क्लियर है? थम्स अप करो जल्दी से। इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं। राइट। अब 21st जो क्वेश्चन है उस लाइंस पे आपको क्वेश्चन एग्जाम्स में आएंगे। एक्स जो है buys its annual requirement of 36,000 units in 6 installment। मतलब वो ऑर्डर साइज क्या रख रहा है? 6,000। 6,000। क्या जरूरी है कि ये ईओक्यू हो? जरूरी नहीं है ना। तो अगर कर रहे हैं वो, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है? उसको बताना कि ये तू मत कर, 6,000 यूनिट पर ऑर्डर मत कर, तू इस हिसाब से कर, ईओक्यू के हिसाब से। और क्या आपको फिर ये भी बताना है कि तेरे को पैसा कितना बचेगा? तो इसको क्या मैं बोलूंगा? अगर वो 6 ऑर्डर प्लेस कर रहा है या 6,000 यूनिट्स पर ऑर्डर प्लेस कर रहा है, दिस इज योर नॉन ईओक्यू या आरओक्यू। आरओक्यू याद है? रीऑर्डर क्वांटिटी, जो कि कुछ भी हो सकती थी। ठीक है, लेकिन आप कहोगे कि तू नॉन ईओक्यू या आरओक्यू पे मत कर, तू ईओक्यू पे कर, और इससे तेरी टोटल कॉस्ट ओसी प्लस सीसी इतनी आएगी, तेरी ओसी प्लस सीसी इतनी हो रही है, ईओक्यू पे ऑर्डर करने से तेरे को कितना बच रहा है। क्लियर है? राइट। ईच यूनिट कॉस्ट 1, ऑर्डरिंग कॉस्ट है 25, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट कितना है? 20% ऑफ यूनिट वैल्यू। आपको फाइंड आउट करनी है टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ द, एक तो जो ऑलरेडी पॉलिसी है उसकी, और हाउ मच मनी कैन बी सेव्ड बाय यूजिंग ईओ क्यू। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मैं क्या करूंगा? कंपेयर करूंगा। क्वेश्चन नंबर 21, कॉस्ट कंपैरिजन between EOQ and non-EOQ। particulars, EOQ, नॉन EOQ। पहले तो मेरे को EOQ निकाल के दे दो, इसको हम नीचे करेंगे यहाँ पे। वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 1 मैं नीचे बना रहा हूँ, तो तुम थोड़ी स्पेस छोड़ देना, अराउंड 10-12 लाइन्स की। EOQ के लिए तुम्हें फॉर्मूला पता है, 2 into AD वगैरह लिख लोगे। मैं सीधा सॉल्व कर रहा हूँ। एनुअल डिमांड कितनी है सब बताओ? एनुअल डिमांड 36,000। आपका ओसी कितना है? 25। सीसीपीयू पीए कितना परसेंट है? 20%। कितना आ रहा है ये? ईओक्यू 3,000 यूनिट्स। ईओक्यू आ गया आपका 3,000 यूनिट्स। और नॉन ईओक्यू कितना? आपका पूरे साल की डिमांड कितनी है? पहले एडी बताओ। 36,000, 6 ऑर्डर्स, तो ये है 6,000 यूनिट्स। इनको कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले एडी, दोनों केस में सेम 36,000, इधर भी 36,000। ओके, परचेज प्राइस पर यूनिट कितना है? एक यूनिट कितने का कॉस्ट करता है? क्या फर्क आने वाला है ईओक्यू या नॉन ईओक्यू में? नहीं, विदाउट डिस्काउंट है। थर्ड, परचेज कॉस्ट। आपका सीरियल नंबर 1 into 2 परचेज कॉस्ट, क्या दोनों में फर्क आएगी? दोनों में सेम ही आने वाली है?
तो 36,000 रुपीज। तो बताओ कंपैरिजन के लिए क्या इसका रेलेवेंस है कि दोनों में सेम आ रही है? नहीं रेलेवेंस। फिर नेक्स्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, क्या ये सेम रहने वाला है कि डिफरेंट आने वाला है? सेम, पर ऑर्डर तो सेम रहने वाला है। कितना है? 25। 25। नंबर ऑफ ऑर्डर्स डिफरेंट होंगे। आपका 36,000 है और आपका ओ क्यू कितना है, ईओ क्यू 3,000। तो इधर कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हो? 12 ऑर्डर्स। इधर तो बोला ही उसने 6 इंस्टॉलमेंट्स में कर रहे हैं, मतलब 6 ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हो। तो आपका टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, आपका सीरियल नंबर होगा ये 4 into 5। समझ रहे हो? टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे आता है? जितने ऑर्डर प्लेस किए, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। तो यहां पे आ गया 25 into 12। कितना है ये? 25 into 6। तो हमें 6 ऑर्डर्स प्लेस करने चाहिए ना। कम आ रही है कि हम टोटलिटी में देखते हैं कि कैरिंग कॉस्ट के साथ बताओ कितना है। तो एक तो ये कॉस्ट में फर्क आएगा। सेवेंथ, आपको क्या निकालना है? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम आपको पता ही है कितना है। तो मैं टोटल कैरिंग कॉस्ट लिख रहा हूँ, या लिख के लेता हूँ। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम 1 का 20%, 0.20। यहाँ पे भी 1 का 20%, 0.20। तो कैरिंग कॉस्ट टोटल, टोटल सीसी आपका ये है एवरेज इन्वेंट्री इंटू सीसीपीयू पी। पहले केस में बताओ आपका ऑर्डर साइज क्या था? 3,000 था ना। तो डिवाइडेड बाय 2 इनटू 0.2 कितना आएगा बिना सॉल्व किए बताओ? इधर क्या सेम आएगा? इधर नहीं आएगा सेम। इधर कितना आएगा? 6,000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.2। तो देखो यहाँ पे देखो फर्क आ गया, 300 और 600। 9। टोटल उसने क्या बोला हुआ है आपको निकालने को? एसोसिएट कॉस्ट बोला है या टोटल एनुअल कॉस्ट? तो एनुअल कॉस्ट बोल रहा है तो परचेज कॉस्ट भी ऐड करेंगे। आपका सीरियल नंबर 3 + 6 + 8। अगर आप नंबरिंग कुछ और कर रहे हो तो अपने हिसाब से लिख लेना। आपका परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट। तो देखो 36,000 + 600, 36,600। इधर कितना आ रहा है? तो बताओ ईओक्यू में सेविंग्स कितनी हो रही है? सेविंग्स बिकॉज ऑफ ईओक्यू 150। पास तो नहीं लग रहा? अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है कि हाँ कि सर हम कॉपी ही कर पा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है, तो पूछो। कोई पार्ट समझ ना आया हो। अगर मैं एसोसिएट कॉस्ट को भी कंपेयर करता, सिर्फ टोटल करके ना करता, 6 + 8 करता, तब भी कितना फर्क आना था? 150 आना था, क्योंकि ये 36,000 तो दोनों केस में क्या है? सेम। ठीक है। तो देखो उसने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है। पहला पार्ट में क्या पूछा था आपसे? टोटल एनुअल कॉस्ट। तो पहले पार्ट का आंसर टोटल एनुअल कॉस्ट एग्जिस्टिंग पॉलिसी का कितना है? पहला आंसर क्या है आपका? 36,750। ये है ना एग्जिस्टिंग पॉलिसी। और सेविंग्स दूसरे पार्ट का ये आंसर। क्लियर है सबको? तो लिख लो नीचे, टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग पॉलिसी 36,750 एंड सेविंग्स ड्यू टू ईओक्यू 150।
किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? एक क्वेश्चन और हो जाएगा, अभी है टाइम, 12:15 तक क्लास है ना। ऑनलाइन सबको क्लियर है? थम्स अप करो जल्दी से। कर लिया नोट सबने? ट्वेंटी 4, PQR Limited produces a product which has monthly demand of 52,000 units. Product requires a component X which is purchased at 15 per unit. For every finished product, 2 units of component X are required. Ordering cost 350 दे दी एंड कैरिंग कॉस्ट 12% दे दी। मैंने क्वेश्चन रीड ही किया। आपको क्या निकालना है? ईओक्यू निकालना है कंपोनेंट एक्स का। तो आपको क्या क्या कंपोनेंट चाहिए? एडी, ओसी, सीसी। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट एडी। एडी कितना है आपका? 6,24,000। बताओ, सबका आ रहा है 6,24,000? कितना आ रहा है शगुन? 12,48,000। किसी और का 12,48,000 आ रहा हो? सिर्फ 2 बच्चे ठीक आंसर दे रहे हैं, बाकी सारे गलत दे रहे हैं। तुम्हें फोकस किस पे करना है? इनपुट पे क्या आउटपुट पे? इनपुट पे। तो ये 52,000 किसकी डिमांड है? रॉ मटेरियल की फिनिश प्रोडक्ट की? हम PQR लिमिटेड है, हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं जिसकी मंथली डिमांड कितनी है? 52,000। तो मतलब साल में कितने यूनिट्स बनाने हैं अपने को? 6,24,000 बनाने हैं। इसको बनाने के लिए कंपोनेंट चाहिए होता है। क्या? कंपोनेंट एक्स चाहिए होता है, जिसका यूक्यू निकालना है, जिसको परचेज करना है। एक यूनिट प्रोडक्ट के बनाने के लिए कितने कंपोनेंट्स चाहिए? तो 6,24,000 के लिए कितने चाहिए? देख लो, मतलब तुम्हें लग रहा है कि ना तुम्हें बस एडी तुम्हें ना प्लेट पे डाल के दे देंगे, ये लो भैया एडी, ये लो सी, ये लो सीसी, और यूक्यू निकाल दो। तो जिसको यूक्यू का फॉर्मूला जिसने पढ़ा हो ना वो भी निकाल दे। बीकॉम का स्टूडेंट भी निकाल देगा अगर तुम्हें सब कुछ दिया हो। तुम लैंग्वेज इंटरप्रेट क्यों नहीं कर पा रहे हो? किसी को डाउट? क्या है करेक्ट आंसर? 6,24,000 की 12,48,000? 12,48,000। जब तक तुम ध्यान से नहीं पढ़ोगे, बस जल्दी जल्दी में निकाल लोगे कि निकालना है, आंसर ठीक नहीं आने वाला। 12,48,000 इज द करेक्ट आंसर। अमन क्लियर हो गया? ऋतिक 12,48,000 ठीक है। एडी आ गया। ओसी बताओ। 350 आपको दिया ही हुआ है। CCPUP है 15 का 12%, क्योंकि देखो कंपोनेंट एक्स का ही दिया हुआ है। तुम्हें ध्यान देना किसका प्राइस दिया हुआ है, प्रोडक्ट का दिया है कि कंपोनेंट एक्स रॉ मटेरियल का दिया हुआ है? रॉ मटेरियल का दिया, ठीक है। तो 15 × 12% कितना हुआ? 1.8। तो ईओक्यू कितना आ रहा है? लिखो ईओक्यू। इसको ना समझ आया ईओक्यू? सबने लिख लिया ईओक्यू? चले आगे। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है वो? नोट करना कर लो। ईओक्यू मैंने एज इट इज सॉल्व किया हुआ, फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ। चले आगे सेकंड पार्ट पे। ओके, सेकंड पार्ट। इफ द मिनिमम लॉट साइज टू बी सप्लाइड इज 52,000 यूनिट्स। अगर सप्लायर कह रहा है कि मैं तेरे को जो लॉट साइज है वो 52,000 यूनिट्स ही भेजूंगा, तो हमें कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट इंकर करना पड़ रहा है? मतलब कितने ऑर्डर प्लेस करेंगे अगर 52,000 यूनिट्स ही हम ऑर्डर साइज रख सकते हैं? पूरे साल में कितना चाहिए? 12,48,000 चाहिए। और एक ऑर्डर में कितने यूनिट्स ही हम प्लेस कर पा रहे हैं? सप्लायर अगर बोल रहा है मिनिमम इतना ही कह रहा है कि 52,000 ही आप प्लेस कर सकते हो एक टाइम पे। तो 12,48,000 डिवाइडेड बाय 52, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हो रहे हैं? 24। ये क्या ईओक्यू है कि नॉन ईओक्यू है? नॉन ईओक्यू। तो नॉन ईओक्यू में 24 ऑर्डर्स हो रहे हैं। और
ईओक्यू में कितने ऑर्डर्स हो रहे हैं? 56 कुछ आएगा, 56.64। तो हमें 56.64 ऑर्डर्स और 24 ऑर्डर्स को कंपेयर करना है, फिर बताना कि कितना एक्स्ट्रा एंकर करना पड़ रहा है क्योंकि नॉन ईओक्यू पे ऑर्डर करना पड़ रहा है। क्लियर है सबको? क्वेश्चन करें, बस ये कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसका सेकंड पार्ट करवा रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 24 24। फर्स्ट पार्ट का ईओक्यू कितना आ गया आपका? 220.28। ठीक है। सेकंड पार्ट कॉस्ट कंपैरिजन, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया उसी लाइंस पे होगा, बिटवीन ईओक्यू एंड नॉन ईओक्यू। तो आपको 3 कॉलम्स बनाने, पर्टिकुलर्स, ईओक्यू, नॉन ईओक्यू। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, एक ये वाला भी करना ही है तुम्हें। तो मुझे बताओ सबसे पहले, इसमें ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि एडी में थोड़ी कैलकुलेशंस करनी पड़ रही है, एडी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो मुझे बताओ एनुअल डिमांड कितनी है? 12,48,000। इधर कितनी है नॉन यूक्यू में? सेम 12,48,000। राइट। उसके बाद तुम्हारा ऑर्डर साइज कितना है? ओक्यू कितना है? यूक्यू तुमने निकाल लिया, ऊपर कितना आ रहा है? 22030। राइट। तुम्हारा नॉन यूक्यू कितना है बोल रहा है? 52,000। सी, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने प्लेस करने पड़ रहे हैं तुम्हें ईओक्यू पे? तो ए डिवाइडेड बाय बी। तो मैं इसको राउंड ऑफ नहीं कर रहा, 56.64 या 65 आ रहा है? 65, 65 कर लो इसको। और नॉन ईओक्यू पे कितने हैं? 24। ठीक है। उसके बाद तुम्हारी टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी? आपको ओसी दिया हुआ है ना, ओसी पर ऑर्डर कितना है? तो 350 इंटू कॉलम सी इंटू सीरियल नंबर सी। तो 56.65 इंटू 350 करता हूं, कितना आता है? 919827। इधर कितना आ रहा है? 8400। राइट। उसके बाद कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितना है? सीसीपीयूपी हमने निकाल लिया ना, 1.8। एवरेज इन्वेंट्री कितना होगा? किसको करूंगा मैं यूज? ओ क्यू डिवाइडेड बाय 2। ओ क्यू बी डिवाइडेड बाय 2। नॉन यू क्यू भी तो निकालना है, तो आप ओ क्यू डिवाइडेड बाय 2 लिखोगे। राइट। या सीरियल नंबर बी डिवाइडेड बाय 2 कितना आ रहा है? 11015। नहीं, इसको ओ क्यू को मैंने 22030 लिखा है। और इधर कितना आएगा? 26,000। ई एफ जी। तो टोटल कैरिंग कॉस्ट कितनी आ गई पहले केस में? बिना सॉल्व के बताओ कितनी आनी चाहिए? 19827। तो यही आएगी, चेक कर लो। थोड़ा बहुत राउंडिंग ऑफ का फर्क होगा। यही आ रही है ना? इसको दोनों को फिर 19827 लिख लो या 19828 लिख लो, फर्क ना आए तो ज्यादा अच्छा है। नॉन यूक्यू पे कितनी आ रही है? ये है आपका ई इंटू एफ, एवरेज इन्वेंट्री इंटू सीसीपीयू ये करते हैं ना हम। कितना आ रहा है? 46,800। राइट। तो ई एफ जी एच आपका टोटल एसोसिएट कॉस्ट, ओसी प्लस सीसी, दैट मीन्स आपका सीरियल नंबर डी प्लस सीरियल नंबर जी, किसमें कम आएगा? ईओक्यू पे आएगा। कितना आ रहा है? 39564, 654। और इधर कितना आ रहा है नॉन यूक्यू पे? आ रहा है ना सबको? राइट। तो अब आपको बताना है कि आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी हो रही है।
15546. एक्स्ट्रा कॉस्ट बीइंग इंकर्ड, क्योंकि आप नॉन यूक्यू पे ही ऑर्डर कर पा रहे हो, क्वेश्चन बोल रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस बताओ। 15546. 15546, तो ये आपका बी पार्ट का आंसर है, एक्स्ट्रा कॉस्ट बीइंग इंकर्ड बाय ऑर्डरिंग ऑन नॉन यूक्यू। राइट, एंड सी पार्ट बहुत आसान है इसका, यहां तक सबको क्लियर है। सी पार्ट में क्या कह रहा है, व्हाट इज द मिनिमम कैरिंग कॉस्ट द कंपनी हैज टू इंकर। तो हम कौन से पे ऑर्डर करते हैं, ईओक्यू पे करते हैं, नॉन ईओक्यू पे करते हैं? ईओक्यू पे करते हैं, आपको ईओक्यू पे आपको कैरिंग कॉस्ट बतानी है, इसका मतलब ये है 19827. 19827, ये आंसर आपका। सी पार्ट का मिनिमम कैरिंग कॉस्ट इज 19827 एट ईओक्यू, बस ये आपका आंसर। तो ये क्वेश्चन भी आपका डन है। राइट, तो कल तो क्लास नहीं है ना, तो कुछ होमवर्क दे देता हूँ, क्योंकि सी एस्पिरेंट का संडे होता है कि नहीं होता? नहीं होता, तो होमवर्क लिखो। आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 25, 26, 28, 29 एंड 31। ज्यादा नहीं है, 5 क्वेश्चन ही है, तो ये करना, ठीक है? आंसर्स मैं आपको दे दूंगा, बाकी अगली क्लास में करते हैं। ऑनलाइन सबको क्लियर है, जितने भी क्वेश्चंस किए हमने? राइट, क्लास एंड कर